हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाटी क्लासेस। तो इस चैनल पर हम हमेशा पढ़ते हैं एनसीईआरटी की बुक्स, और उसको उसी सीरीज में हमने बहुत सारी बुक्स एनसीईआरटी की पढ़ी, और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच चुके हैं क्लास 9th में। और अभी हम क्लास 9 की पढ़ रहे हैं, कौन सी, हिस्ट्री की बुक। और जैसा कि उसका नाम है हिस्ट्री की बुक का, भारत और समकालीन विश्व, उसका ये है फर्स्ट भाग। क्योंकि ये है 9th की, 10th में हो जाएगा ये भी सेकंड भाग। उसका हमने पहला अध्याय पढ़ा जो कि था फ्रांस की क्रांति के बारे में, और अभी ये दूसरा अध्याय है, अध्याय 2, जो कि है यूरोप के साम्राज्यवाद एवं रूस की क्रांति। तो जैसा कि बुक के नाम में ही दिख रहा है, समकालीन विश्व मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ी हुई बुक में बातें हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं ये आज का ये चैप्टर। तो ये शुरू होता है सामाजिक, पहला पॉइंट है इसका, सामाजिक परिवर्तनों का युग। पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया था। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर स्टेट और श्रेणी में बटा हुआ था। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था। लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता का नियंत्रण पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया है, और भी बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया प्रारूप प्रदान करने में योगदान दिया। मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तनों के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल का पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वह चाहते थे कि वह बदलाव धीरे धीरे हो। एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी थे, जो कुछ उदारवादी, रूढ़िवादी हो गए कंजर्वेटिव, और उदारवादी हो गए लिबरल, या आमूल परिवर्तनवादी रेडिकल समाधानों के पक्ष में थे। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था, राजनीति की इन धाराओं में क्या फर्क थे, और कौन कौन सी बातें थी जो सामने थी, समान थी। यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक ही नहीं होता। इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया। अगला पॉइंट देखें तो इसी का सब पॉइंट है, वो जो है उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। ठीक है, यह है समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। शायद आप जानते हैं कि उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ही ज्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रेलिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों को अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष
व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार के किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। वह यह समूह प्रतिनिधि एवं आधि पर आधारित एक ऐसी निर्वाचन सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। पर यह समूह लोकतंत्रवादी यानी कि डेमोक्रेट नहीं हो। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। इसके विपरीत रेडिकल समूह ने लोग ऐसे सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुत से बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इसमें बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकार के खिलाफ थे। ये निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संग्रह केंद्र का विरोध जरूर करते थे। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था, मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, परंतु वह चाहते थे कि अंतिम अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया न जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई आर्थिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफी टकराव हुए। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावित संभावनाओं को नष्ट कर दिया। फिर इसी के आगे सब पॉइंट, सेकंड नंबर सब पॉइंट है कि औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का द्योतक थे। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव का था। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे पर काफी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण ने औरत आदमियों के बीच और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम थी। बेरोजगारी आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ रही थी। हो जाने से बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी रेडिकल दोनों ही इस समस्याओं को हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। लगभग सभी औद्योगिक व्यक्ति स्वामित्व में थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफी संपत्ति थी और उनके पास बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उससे पहले हमने ये देखना, हम तो भूल ही गए, ये है चित्र। इसमें है 19वीं शताब्दी के मध्य में लंदन के गरीबों की दशा उसी समय के एक व्यक्ति की दृष्टि से। यह है स्रोत है हेनरी म्यूर, लंदन लेबर एंड लंदन पुअर। तो लगभग सभी उद्योगों का व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास काफी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसाय के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले अधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीब को रोजगार मिले और उनके पास पूंजी और उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक
बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। 19 यूरोप में 1815 में जिस तरह से की सरकारें बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस के ऐसे लोग क्रांतिकारियों हो गए और राजाओं के तख्तापलट का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हुआ। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मेडिसी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उनकी रचनाओं को पढ़ते थे। फिर है यूरोप के में साम्राज्यवाद का आना। समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा साम्राज्यवाद ही थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद का एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरह बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही ही मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था की सारी समस्याओं की जड़ है। वे ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है, जिसके जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। वह उसके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादकशील बनाते हैं। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो, तो साझा सामाजिक हितों पर ज्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और उनके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाए। आगे है कि कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाज व समाज का आधार क्या है होगा? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? क्या होगा भाई, क्या होगा? समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड में जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन 1771 से लेकर 1858 ने इंडियाना मतलब अमेरिका ने नया समन्वय न्यू हार्मोनी के नाम से एक नए तरह के समुदाय की संरचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहल कदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लॉक 1813 से 1882 चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यम की तरह की जगह सामूहिक उद्योगों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीजें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट देते थे। फिर है ये कार्ल मार्क्स जो 1818 से लेकर 1882 और फ्रेडरिक एंगल्स 1820 से लेकर 1895 ने एक दिशा में नए तर्क पेश किए। इस दिशा में नए तर्क पेश किए। मार्क्स का कहना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवाद समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति किसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे, तब मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो पा सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों की पूंजीवाद एवं निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज यानी कि सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहे। उन्होंने भविष्य में इस समाज को
साम्यवादी या कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की होगी। उसकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। समाजवाद के समर्थक 1870 के दशक में आते आते साम्राज्यवाद विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों से समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की बना ली थी। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्यस्थलियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों को कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एनपीडी के साथ इन संगठनों के काफी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनावों में वे पार्टी भी मदद भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी एक पार्टी का गठन किया गया था, लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने के कामयाब नहीं हो पाया। संसदीय राजनीति में उसके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों ने रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का भी दबदबा बना रहा। ये चित्र है और चित्र के बारे में ये चित्र देखिए और इस चित्र के बारे में हम पढ़ते हैं। काफी बड़ा लिख लिया है लिखने वाले ने, लिख लिया तो लिख लिया। यह पेरिस कम्यून 1871 का एक चित्र है। इस चित्र में मार्च और मई 1971 के बीच जन विद्रोह को दर्शाया गया है। ये ऐसा दौर था जब पेरिस की नगर परिषद कम्यून पर मजदूरों, आम लोगों, पेशेवरों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लेकर बनाई गई जन सरकार ने कब्जा कर लिया और यह उथल पुथल फ्रांसीसी सरकार की नीतियों के प्रति बढ़ते असंतोष के कारण पैदा हुई थी। यद्यपि पेरिस कम्यून को अंततः सरकारी टुकड़ियों ने कुचल डाला, लेकिन दुनिया भर में समाजवादियों ने समाजवादी क्रांति की पूर्व पीठिका के रूप में इसका जमकर जश्न मनाया। पेरिस कम्यून को दो और चीजों की वजह से आज भी याद रखा जाता है। एक, मजदूरों के लाल झंडे का उदय इसी घटना से हुआ और कम्युनिस्टों क्रांतिकारियों ने अपने लिए यही झंडा चुना था। दो, मॉरिशस के लिए जो इस घटना के लिए बाद पेरिस कम्यून और मुक्ति संगठन का प्रतीक बन गया। उल्लेखनीय है कि इस गीत को मूलतः 1792 में युद्ध गीत के रूप में लिखा गया था। फिर है पॉइंट नंबर 2, जो है रूसी क्रांति। यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में यह समीकरण उलट गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों से कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को भी अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ऐसा कैसे हुआ? क्रांति के समय रूस के साम्राज्यिक और राजनीतिक हालत कैसे थे? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आइए क्रांति के कुछ साल पहले की स्थितियों पर नजर डालें। यह है रूसी साम्राज्य 1914। साइड में चित्र देखें तो यह है सेंट पीटर्सबर्ग स्थित विंटर पैलेस के व्हाइट हॉल में जॉर्ज निकोलस द्वितीय 1900 का चित्र है। तो हुआ यूं के 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस सेकंड, ये वाला जार निकोलस का शासन था। मार्क्स के आसपास पड़ने वाले भूभाग क्षेत्र में के अलावा आज का फिनलैंड, लात्विया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे।
यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशिया की राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वाले कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। इससे पहले ये चित्र देखें तो ये है रूसी साम्राज्य, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, माउंटेरिया, अल्बानिया, इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, बेल्जियम, ऑटोमन साम्राज्य, यूनान, काला सागर, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, इंग्लैंड, पुर्तगाल, स्पेन। तो इसमें जो ग्रीन कलर ये दिख रहा है, गुलाबी कलर का, ये है केंद्रीय शक्तियां जो है यहाँ। फिर है मिश्र शक्तियां, ये ग्रीन ग्रीन रूसी शक्तियां ये यहाँ। ये तटस्थ राज्य जो तटस्थ रहे, किसी और न झुके, जैसे ये स्पेन। और ऐसे तटस्थ राज्य जो दो बार में केंद्रीय शक्तियों में जा मिले, वो है इस ब्लू कलर में जो है बुल्गारिया और ऑटोमन साम्राज्य। ऐसे तटस्थ राज्य जो बाद में मित्र शक्तियों से जा मिले, वो है इस ऐसे ग्रीन कलर में जो है इटली, पुर्तगाल, रोमानिया इत्यादि। ये मानचित्र में रूसी साम्राज्य और पहले महायुद्ध में शामिल यूरोपीय देशों को दर्शाया गया है। पहले महायुद्ध। फिर है अर्थव्यवस्था और समाज। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। रूसी समाज लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस में और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40 से 50% से ज्यादा नहीं थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी जरूरत के साथ साथ बाजार के किसी भी के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज्यादातर उत्पाद कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, और जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था, उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा था। इस कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस में कोयला उत्पादन में दुगुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई, और सन 1900 तक कुछ इलाके में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। ये है युद्ध से पहले सेंट पीटर्सबर्ग में बेरोजगार किसान। बहुत सारे लोग धर्मार्थ लंगरों में खाना खाते और खतहाल मकानों में रहते थे। ज्यादातर कारखाने उद्योगपतियों के निजी संपत्ति थे। उद्योगों को न्यूनतम वेतन मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता था। काम की पाली के घंटे निश्चित थे। इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नजर रखते थे। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। कारीगरों की इकाइयों को और वर्कशॉपों में काम की पाली 15 घंटे तक खींच जाती थी, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे ही पालियों में काम करते थे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मिटरी तक तरह तरह की व्यवस्थाएं मौजूद थी। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांवों के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। इनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था,
धातुकर्मी मजदूरों के खुद के साहब मानते थे। उनके काम से ज्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की जरूरत जो रहती थी। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 21% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन, ये तो आम समस्या हो गई, कम वेतन मिलता था। मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से तीन चौथाई तक। मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे और व्यवहार से भी साफ दिखाई देता था। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे। ये एक चित्र है क्रांति पूर्व रूस में एक डॉर्मिटरी में बने बंकर में सोते मजदूर। ये सारे मजदूर हैं जो सो रहे हैं। वे पालियों में बारी बारी से सोते थे और परिवार के साथ नहीं रह सकते थे। फिर है इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था तो या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। 1896 से लेकर 97 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफी बड़ी संख्या में आयोजित की गई। देहात की ज्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्ति पर सामंतों, राजशाहियों और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को तो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी, वह लोकप्रियता की वजह से नहीं बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं से बदलने से मिली थी। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेनी के किसान न केवल नवाबों तथा सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों के बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयां भी लड़ी। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर किसानों में बांट दी जाए। बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी। 1905 में तो पूरे रूस से ही ऐसी घटनाएं घटने लगी। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीनों को अपने कम्यून यानी मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटता। हाँ, ये एक स्रोत पढ़े तो इसमें लिखा है कि उस समय के समाजवादी कार्यकर्ता अलेक्जेंडर सल्यानिकोव के व्यक्तित्व से पता चलता है कि बैठकें कैसे आयोजित की जाती थी। एक एक कारखाने और दुकान में जा जाकर प्रचार किया जाता था। अध्ययन चक्र भी चलाए जाते थे। संबंधित मामलों या अधिकृत मामलों पर कानून बैठकें बुलाई जाती थी, लेकिन इस गतिविधि को मजदूर वर्ग की मुक्ति के व्यापक संघर्ष में बड़ी निपुणता से पिरो दिया जाता था। गैर कानूनी बैठकें जरूरत के वक्त फौरन आयोजित कर ली जाती थी, लेकिन लंच के दौरान शाम को फाटक के बाहर गार्ड में या कई मंजिला इमारतों की सीढ़ियों में व्यवस्थित ढंग से बैठ के आयोजित की जाती थी। तब से जागरूक मजदूर दरवाजे के पास प्लग का काम संभालते थे और मुहाने पर पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। वहां सबके सामने एक आंदोलनकारी खड़ा होता था और मालिक टेलीफोन पर पुलिस को इस बारे में जानकारी देते थे, लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती थी तब तक भाषण पूरे हो चुके होते थे और जरूरी फैसले ले लिए जाते थे। अलेक्जेंडर आगे पढ़े तो रूस में साम्राज्य समाजवाद समाजवाद 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। मार्क्स के विचारों के सामने के मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया था।
सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी के गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था जिसमें मजदूरों को संगठित किया था और हड़ताल आदि कार्यक्रमों आयोजित किए थे। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी के किसान जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं उनसे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान की क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवाद काफी सक्रिय थे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पार्टी समाजवादी क्रांति पार्टी का गठन कर दिया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली जमीन फौरन किसानों को सौंप दी जाए। किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतांत्रिक खेमा समाजवादी क्रांतियों से सहमत नहीं था, लेकिन इनका मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे और नौकरों से खेती करवाते थे। इसी आपसी विभेदों के चलते वे सभी संगठित रणनीति के सवाल पर पार्टी ही में गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक खेमे के मुखिया सोचते थे कि जार यानी कि राजा शासित रूप जैसे दमकारी साम्राज्य में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और उसके सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा मेंशेविक मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। उथल पुथल का समय जो कि है 1905 की क्रांति। रूस एक निरंकुश राजशाही था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उत्तरवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेटिक और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों को के बीच काफी काम किया। रूसी समाज के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीजियों मुसलमान बहुबली इलाकों में का समर्थन मिला। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा था। जरूरी चीजों की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ती थी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेजी से वृद्धि हुई। जब 1904 में गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों की प्यूलियोवित आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया तो मजदूरों ने आंदोलन छोड़ने का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने और वेतन की वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करने हुए हड़ताल पर चले गए। इस दौरान जब पादरी पैगॉन के नेतृत्व में मजदूरों के एक जुलूस विंटर पैलेस जार का महल के सामने पहुंचा तो पुलिस और कॉसेक्स के मजदूरों पर हमला बोल दिया। बहुत इस घटना से 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इसलिए इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई। सारे देश में हड़तालें होने लगी। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकील, डॉक्टर और इंजीनियर और अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनिवर्स की स्थापना कर दी।
नए शब्द में देखें तो निरंकुश राजशाही मतलब राजा का बिना रोक टोक शासन, और जदीदी रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुसलमान सुधारवादी। और मासिक वेतन, इस ये तो सबको पता ही होता है, ये है इस बात का पैमाना है कि किसी व्यक्ति के वेतन से उसके वास्तव में कितनी चीजें खरीदी जा सकती। 1905 की क्रांति के दौरान जार, जो कि राजा था, ने एक निर्वाचित पारदर्शिता परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन का पर अपनी सहमति दे दी। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनें और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रही। 1905 के बाद ऐसी ज्यादातर कमेटियां और यूनियनें अधिक अनधिकृत रूप से काम करने लगी क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गई। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया। फिर है अगला टॉपिक है हमारा पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। 1914 में दो यूरोपीय संगठनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की केंद्रीय शक्तियां थे, तो दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन व रूस, बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गए थे। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफी समर्थन मिला। जनता ने जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रत्येक जन समर्थन कम होने लगा। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बदलती होने लगी। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। जार की पत्नी महारानी जो थी, उसने अल्केस्तान के जर्मन मूल का होने के और उसके घटिया सलाहकारों, खास तौर पर रासपुतिन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को अलोकप्रिय बना दिया। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों में लड़ते रहे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना के काफी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय से रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी और 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला, ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक नहीं सके। फसलों और इमारतों के विशाल विनाश से रूस में 30 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी हो गए, और इस हालत ने सरकार को जार दोनों को लोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। ये है एक चित्र, जिसमें चित्र ये देख लीजिए, अनेक सैनिक हैं बैठे हैं, और इसके बारे में लिखा गया है कि पहले विश्व युद्ध के दौरान रूसी सेना को रूसी स्टीम रोलर कहा जाता था। यह दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी। जब इस सेना ने अपनी निष्ठा बदलकर क्रांतिकारियों को समर्थन देना शुरू कर दिया, तो जार की सत्ता भी ढह गई। वो तो अपना आप ही ढहनी थी। फिर आगे है कि युद्ध से उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ा। रूस के अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे। अब तो बाहर से मिलने वाले आपूर्ति भी बंद हो चुकी थी, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी
औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। यूरोप की बाकी देशों से मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज्यादा तेजी से बेकार होने लगे। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और जरूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप ठप होने लगी। ज्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई और 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे। फिर है अगला अपना पॉइंट है कि पेट्रोगार्ड में फरवरी क्रांति। पेट्रोगार्ड यानी सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि नाम बदल के क्या हो गया पेट्रोगार्ड, उसकी फरवरी की क्रांति। सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोगार्ड की हालत बहुत खराब थी। ऐसा लगता था कि मानो जनता में मौजूद विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी। मजदूरों को क्वार्टरों और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे और बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थी। जिस महल में ड्यूमा की बैठकें होती थी वह भी इसी तरफ था। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई। इस साल ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। भीषण कोहरे और बर्फबारी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचन सरकार बची रहे, इसलिए वह जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए भी की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। इसमें एक है ये तालाबंदी। तालाबंदी शब्द आया तो नहीं है पर आने वाला है, तो पढ़ लेते हैं। तालाबंदी मतलब फैक्ट्री को स्थायी रूप से बंद करने के लिए मालिकों द्वारा फाटक पर लगाया ताला डाल देना। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों के हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। आंदोलनकारी जनता बस्तियां पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवस्की प्रोटेस्ट तक आ गई। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन में सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल रिहायशी इलाके और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए, लेकिन 24 से 25 तारीख को वो फिर इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नजर रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया और सरकार ने इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे और 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में दाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए और 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर हमला करके उन्हें तस्त नस्त कर दिया। रोटी तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियां ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने लगी। ये है ड्यूमा में पेट्रोगार्ड सोवियत की बैठक। यह है फरवरी 1917, फरवरी की क्रांति से इनकार कर दिया। गुस्साई सिपाहियों ने एक रेजिमेंट के बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। 3 दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी और हड़ताल बंदूकों मजदूरों के साथ आ मिले। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठकें हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोगार्ड सोवियत का जन्म हुआ। अगले दिन एक प्रतिनिधि मंडल जार में मिलने गया। सैनिक कमांडरों ने उन्हें सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा ने नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। तय
किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उनका चुनाव सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर किया जाए। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। एक बॉक्स में अलग जानकारी दी गई है कि फरवरी क्रांति में महिला कामगार अक्सर अपने पुरुष सहकर्मियों को प्रेरित करने रहती थी। लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री में मार्फा वार्मिलेवो ने लगभग अकेले ही एक सफल हड़ताल को अंजाम दिया था। उसी दिन सुबह को महिला दिवस समारोह के मौके पर महिला कामगारों ने पुरुष कामगारों को लाल पट्टी बांधी थी। इसके बाद मिलिंग मशीन ऑपरेटर का काम करने वाले मार्फा वासिलेना ने काम रोक दिया और आनन फानन हड़ताल का आह्वान कर डाला। काम पर मौजूद मजदूर उनके समर्थन में पहले ही तैयार थे। फॉरमैन ने इस बारे में प्रबंधकों को सूचित कर दिया और उनके लिए पाव रोटी भिजवाई। उसने पाव रोटी तो ले ली, लेकिन काम पर लौटने से इनकार कर दिया। जब प्रशासक ने उनसे पूछा कि वह काम क्यों नहीं करना चाहती तो उसने पलट कर जवाब दिया, जब बाकी सारे भूखे हों तो मैं अकेले पेट भर नहीं सोच सकती। मार्फा के समर्थन में फैक्ट्री के दूसरे विभाग के काम करने वाली महिला भी इकट्ठी हो गई और धीरे धीरे बाकी सारी औरतें भी काम रोक दिया। जल्दी ही पुरुषों ने भी औजार जमीन पर डाल दी और पूरा जुमूह सड़क पर निकल आया। उसके बाद है फरवरी के बाद क्या हुआ? तो फरवरी के बाद है अंतिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियतें बना ली गई। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वासन नेता व्लादिमीर लेनिन रूस से लौट आए, लेकिन लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 में से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि जब सोवियतों को सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का स्थानीयकरण राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन तीन मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी के ज्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया, इसलिए फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच बदल दी। कैसे बदली? गर्मियों में मजदूर आंदोलन को और फैल गए। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने लगे। मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़े करने लगे और ट्रेड यूनियन की तादाद बढ़ने लगी। सेना के सिपाहियों की समितियां बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमजोर होने लगी और बोल्शेविक का प्रभाव बढ़ने लगा, सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्री चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया गया। बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना या भागना पड़ा। ये एक चित्र है जिसमें है अप्रैल 1917 में मजदूरों को संबोधित करते लेनिन की एक बोल्शेविक छवि। गांवों में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे। इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गई कि सामाजिक क्रांतियों
कार्यों ने उससे प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। ये एक चित्र है जुलाई के दिन। जुलाई कौन सी? 1917 की। 17 जुलाई 1917 को बोल्शेविक समर्थन प्रदर्शनकारियों ने सेना पर गोलीबारी का दृश्य। फिर आया अक्टूबर। अक्टूबर 1917 की क्रांति। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतिम सरकार का तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी और सेना और फैक्ट्री सोवियतों के मौजूदा बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर दिया। सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांति समिति का गठन किया गया और इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा। यह है रूसी क्रांति की तारीख। रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का एक अनुसरण किया जाता था। उसके बाद रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया, जिसका अब सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। इसका मतलब है कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से फरवरी क्रांति 12 मार्च को और अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को संपन्न हुई थी। तो ये हम देख सकते हैं कि तारीखों में कैलेंडर के हिसाब से किस तरीके से फर्क आ जाता है। फिर 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। अगर संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर के बाहर चले गए। तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया। टेलीफोन और टेलीग्राम दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। पलक झपकते ही क्रांतिकारी समितियों ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लें और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। उसी दिन अरोरा नामक युद्धपोत के विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक संगठनों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पेट्रोग्राद के अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें बहुमत से बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी और दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई, खास तौर से मॉस्को में। लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके का बोल्शेविक का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। इसी तरीके से ये कहानी हम पढ़ते रह रहे हैं। उसके बीच में हम देख लेते हैं इस चैप्टर में जो भी महत्वपूर्ण तिथियां हैं उसके हिसाब से इस कहानी का थोड़ा सा टाइमलाइन के हिसाब से ओवरव्यू, जो कि हर पिछले चैप्टर में था और इस चैप्टर में भी यहाँ दिया गया है। इसमें है 1850 से 1880 के बीच में क्या हुआ? रूस में साम्राज्यवाद पर बहस हुई और फिर हुआ 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना। फिर हुई 1905 में खूनी रविवार और 1905 की क्रांति। फिर आया 1917, उसमें बहुत सारी चीजें हुई। तो 2 मार्च जार द्वारा पद त्याग और 24 अक्टूबर पेट्रोग्राद और बोल्शेविक विद्रोह। फिर 1918 से 20 तक यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ 1918 और 1920 तक गृह युद्ध हुए और 1919 में गारमेंट्स का संगठन और 1929 में सामूहिकरण की शुरुआत। तो ये वाली चीजें हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये एक तरह का हमारे रिवीजन भी हो गया और हमने एक सत्र दृष्टि से इस चैप्टर में आने वाली सारी चीजों को देख भी लिया। इसमें है कम्युनिस्ट यानी कि कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतरराष्ट्रीय संघता। ये शब्द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल या ये हो गया कम्युनिस्ट का कम और इंटरनेशनल का इंटर, तो कम्युनिस्ट का संक्षिप्त रूप है। ये चित्र है, चित्र में है पेट्रोग्राद के लेनिन बाई तरफ ये वाले, और
ट्रास की दाईं तरफ मजदूरों के साथ, ये वाला। उसके बाद का टॉपिक है अक्टूबर के बाद का बदलाव। अक्टूबर के बाद क्या बदला, तो बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ था। ज्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए, ताकि बेघर या जरूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जा सके। उन्होंने अभिजातीय वर्ग द्वारा पुरानी पद्धतियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी और परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई। इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सोवियत टोपी बुल्दियोनोवका का चुनाव किया गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी या बोल्शेविक रख दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों के संविधान सभा के लिए चुनाव कराए गए, लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और लेनिन में असेंबली बर्खास्त कर दी। उसका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। इसके पहले ये चित्र देखें तो ये है सोवियत टोपी बुल्दियोनोवका पहने एक सिपाही, ये जो टोपी पहन रखा है इसने। ये आगे पढ़े तो मार्च 1918 के अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिवोस्टोक में जर्मनी से संधि कर ली और आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनावों के हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को जब अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया, रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस, जिसे पहले चेका और बाद में ओजीपीयू या एनकेवीडी का नाम दिया गया, और बोल्शेविकों की आलोचना करने वाले दो को दंडित करती थी। बहुत सारे युवक लेखक और कलाकार की भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए और उन्होंने क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थी। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों को और कला और वास्तुकला के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों की पार्टी से मोह भंग होने लगा था। ये एक चित्र है जिसमें है मॉस्को में मई दिवस का प्रदर्शन 1918 में। फिर है बॉक्स में बॉक्स की जानकारी अति महत्वपूर्ण। अक्टूबर क्रांति और रूसी ग्रामीण इलाके, दो दृष्टिकोण, इन दोनों का अलग अलग दृष्टिकोण देखें तो है 25 अक्टूबर 1905 को हुई क्रांतिकारी उथल पुथल की खबर अगले ही दिन गांव में पहुंच गई। लोगों ने खूब खुशियां मनाई। किसानों के लिए इसका मतलब था कि मुफ्त जमीन और युद्ध का खात्मा। जिस दिन खबर मिली कि उसी दिन जमींदारों की हवेलियां लूट ली गई, उनके खेत कब्जे में कर लिए गए और उनके विशालकाय बाग के पेड़ काट कर सारी लकड़ी किसानों के बीच बांट दी गई। उनकी सारी इमारतें तोड़ दी गई और उनकी जमीन किसानों में बांट दी गई, जो एक नए सोवियत जिंदगी की जीने के लिए तैयार थे। तो ये है क्या, इसके बाद में है एक जमींदार परिवार के सदस्य ने अपने रिश्तेदार को भेजे खत में लिखा है कि उसके परिवार की जागीर के साथ क्या हुआ। तख्ता पलट बिना किसी परेशानी के खामोशी से और शांतिपूर्वक पूरा हो गया। शुरुआती दिन बर्दाश्त से बाहर थे। मिखाइल
मिखाइलोविन जागीर का मालिक शांत था। लड़कियां भी, इनमें कोई शक नहीं कि चेयरमैन का व्यवसाय सही है, बल्कि वह बड़ी विनम्रता से बात करता है। इसके पास 2 गाय 2 घोड़े छोड़ दिए गए। नौकर बार बार उन्हें यही कहते हैं कि हमारी फिक्र न करें, उन्हें जीने दें। उनकी सुरक्षा और संपत्ति का हिस्सा हमारे ऊपर है, हम उनमें मानवता भरा व्यवहार ही करेंगे। अफवाह है कि कई गांवों के लोग कमेटियों के बाहर निकलकर पूरी जागीर दोबारा मिखाइलोविन को सौंपना चाहते हैं। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, यह यह हमारे लिए अच्छा भी रहेगा या नहीं, पर हम इस बात का संतोष है कि हमारे लोगों में चेतना है। फिर अगला टॉपिक है कि गृह युद्ध। इसके बाद में जो गृह युद्ध शुरू है उसकी देखें, इसके बारे में पढ़ें तो यह है, जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज्यादातर सिपाही किसान थे, वे भूमि परिवर्तन के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे। गैर बोल्शेविक समाजवादी उदारवादियों और राजशाही के समर्थक ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। इनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों रेडर्स में से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे और 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों, ग्रीन्स और जार समर्थकों व्हाइट्स का ही नियंत्रण रहा। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। ये सभी शक्तियां रूस के साम्राज्यवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भुखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल गई। व्हाइट्स में जो निजी संपत्ति के हैसियत थे, उन्होंने हिमायती थे, उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफी सख्त रवैया अपनाया। उनकी इन हरकतों के कारण तो गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और भी तेजी से घटने लगा। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। उसे गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों की मदद से कामयाबी मिलती रही। यहाँ रूसी उपनिवेशवादियों की बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन रहे थे, वहाँ यह मदद काम नहीं आ रही थी। मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ यूएसएसआर दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई। लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिश थोप दी, इसलिए विभिन्न राष्ट्रवादियों का विश्वास जीतने के प्रयास आंशिक रूप से ही सफल हो पाए। एक स्रोत की जानकारी यहाँ लिखी गई है, उसकी जानकारी हम प्राप्त करें तो अक्टूबर क्रांति के समय मध्य एशिया 2 दृष्टिकोण। तो एम.एन. रॉय भारतीय क्रांतिकारी मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और भारत, चीन और व यूरोप में कम्युनिस्ट के एक प्रमुख नेता थे। 1920 के दशक में जब रूस में गृह युद्ध चल रहा था, उस समय वे मध्य एशिया में थे। उन्होंने लिखा, मुखिया एक भला सा बुजुर्ग था, उसका सहायक एक नौजवान जो रूसी भाषा बोलता था। उसे क्रांति के बारे में पता था जिसमें जार और राजगद्दी से हटा दिया गया था, और उन जनरलों को भी खदेड़ दिया था जिन्होंने किर्गिजों की मातृभूमि पर कब्जा किया था। इस प्रकार क्रांति का मतलब था कि अब किर्गिस्तान के लोग एक बार फिर अपनी मातृभूमि के स्वामी बन गए हैं। जन्मजात बोल्शेविक
में लगने वाले युवक के हुकार लगाई, इंकलाब जिंदाबाद। पूरा इलाका इसके साथ साथ नारे लगाने लगा। और फिर हम दूसरी राय देखें तो है किर्गिज लोग पहली क्रांति यानी फरवरी क्रांति पर खुशी से झूम उठे और दूसरी क्रांति की खबर में वे अचंभे और दहशत में डूब गए। पहली क्रांति ने उन्हें जार के दमकारी शासन से आजाद कराया था और ये उम्मीद जगाई थी कि उन्हें स्वायत्ता मिल जाएगी। दूसरी क्रांति अक्टूबर क्रांति हिंसा, लूटपाट के करों के बोझ और तानाशाही सत्ता की स्थापना के साथ आई। पहले एक बार जार ने नौकरशाही के छोटे से गुट के किर्गिजों का दमन किया था, अब वही लोग उसी व्यवसाय में आगे बढ़ रहे थे। यह है एक कजाक नेता जो 1919 में अलेक्जेंडर के बेल निगमन एवं चांताल कैचके ले मंत्र के रूसी पता नहीं क्या है ये। आगे पढ़े हैं तो ये है समाजवादी समाज का निर्माण। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविक के उद्योगों को और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती की छूट दे दी जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविकों यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। अफसर इस बात का हिसाब रखने लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। इस आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर लेते थे। इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजना बनानी शुरू की। पहली 2 योजनाएं 1927 से लेकर 1932 और 1933 से लेकर 1938 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी। केंद्रीकृत नियोजन के आर्थिक विकास को काफी गति मिली, औद्योगिक उत्पाद बढ़ाने लगा। 1929 से लेकर 1933 के बीच तेल, कोयला और स्टील के उत्पादन में 100% वृद्धि हुई और नए नए उद्योग शहर में अस्तित्व में आए। मगर तेज निर्माण कार्यों के दबाव से कार्यस्थलीय खराब होने लगी। कार्यस्थली मैग्निटोगोस्ट शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले ही साल 550 बार काम रुका और यह स्थिति क्वार्टरों में जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग चौथी मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़कर जाते थे। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई और फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों को विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए। महिलाएं कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्री में बालवाड़ी खोल दी गई और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई। मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए, लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। इसके पहले कि हम ये चित्र वगैरह बॉक्स में इंपॉर्टेंट जानकारी देखें तो ये चित्र है कहाँ का, कारखानों में समाजवादी के प्रतीक की तरह माना जाता था। पोस्टर में लिखा है चिमनियों से निकलता धुआं ही सोवियत रूस की सांस है। और फिर है 30 के दशक में सोवियत रूस में एक स्कूल में पढ़ते बच्चे सोवियत अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। फिर अगला चित्र है पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान मैग्नेटिको गार्ड्स का एक बच्चा। ये बच्चा सोवियत रूस के लिए काम कर रहा है। और ये है एक और चित्र जिसमें है 30 के दशक में एक कारखाने का भोजन कक्ष। ये टेबलें लगी है और ये सारी कुर्सियां और इन पे होगा भोजन। इसमें देखें कि अतिरिक्त जानकारी बॉक्स नंबर 4 में है यूक्रेन के एक गांव में समाजवादी खेती। 2 कब्जा किए गए खेतों को लेकर एक कम्युन बनाया गया। कम्युन में कुल 13 परिवार और 70 लोग थे। लोगों की हासिल किए गए कृषि उपकरणों को कम्युन के हवाले कर दिया गया। सभी सदस्य सामूहिक भोजनालय में खाना खाते थे। सहकारी समाजवाद के सिद्धांत के आधार पर आमदनी को सबके बीच बांट दिया जाता था।
सदस्यों के श्रम से होने वाली सारी आय और कम्युन के पास मौजूद सारे रियायती मकानों और सुविधाओं का कम्युन के सदस्य मिलकर इस्तेमाल करते थे। ये है यहाँ की जानकारी। बहुत अटपटे नाम होते हैं इधर के। फिर एक ये है, से पहले एक स्रोत की जानकारी पढ़े तो वो है 1933 में सोवियत बचपन के स्वर्ण और यथार्थ। प्रिय दादाजी, काली मिन, मेरे परिवार बड़ा है, 4 बच्चे हैं। हमारे पिता अब नहीं है, वे मजदूरों के लिए लड़ते हुए मारे गए थे और मेरी माँ बीमार है। मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ पर स्कूल नहीं जा सकता। मेरे पास पुराने जूते थे पर अब वह इतने फट चुके हैं कि उनको कोई मरम्मत नहीं कर सकता। मेरी माँ बीमार है, हमारे पास न तो पैसा है और न ही रोटी, पर मैं पढ़ना बहुत चाहता हूँ। हमारे सामने पढ़ने और बस पढ़ने की जिम्मेदारी है। व्लादिमीर इलिच लेनिन ने यही कहा है, पर मुझे स्कूल जाना छोड़ना पड़ेगा। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता, इसलिए मुझे फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा ताकि मेरा परिवार भूखे मरने से बच जाए। प्रिय दादाजी, मैं 13 साल का हूँ, पढ़ाई में अव्वल आता हूँ और मेरी कोई खराब रिपोर्ट नहीं है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। ये है सोवियत राष्ट्रपति कालीनिन के नाम 13 वर्षीय एक मजदूर बालक का 1933 में लिखा गया एक पत्र, जो है यहाँ से हमें इस स्रोत से हमें प्राप्त हुआ है। तो ये है स्टालिनवाद और सामूहिकरण। नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। 1927 से 28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी और इससे ज्यादा कीमत पर कोई भी अनाज नहीं बेच सकता था, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन के स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ाने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों के जबरन अनाज खरीदा और कुल्कों के ठिकानों पर छापे मारे। तो रूस में संपन्न किसानों को कुल्लक कहा जाता था। जब उनके पास भी अनाज की कमी बनी रही तो उसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के सामूहिकरण का फैसला किया गया। इस फैसले के पक्ष में एक तर्क दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है छोटे क्योंकि खेत बहुत छोटे हैं। और 1917 के बाद जमीन किसानों को सौंप दी गई थी। इस फलस्वरूप ज्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिनकी सुविधा आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। आधुनिकीकरण खेत विकसित करने और उन पर मशीनें की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुल्कों का सफाया करना, किसानों की जमीन छीनना और राज्य नियंत्रित यानी कि सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी माना गया है। इसके बाद स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू हुआ और 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों कोल खोज में काम करने का आदेश जारी कर दिया। ज्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोल खोज के मुनाफे के सभी किसानों ने बीच बांट दिया जाता था। इस फैसले में गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को खत्म करने लगे। 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आ गई। सामूहिकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी गई। बहुत सारे लोगों को निर्वासन का या देश निकाला दे दिया गया। सामूहिकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे न तो अमीर हैं और न ही समाजवाद के विरोधी, वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेती के खेतों पर काम नहीं करना चाहते। सलातीन सरकार ने समिति स्तर पर स्वतंत्र किसानों की व्यवस्था की
जारी रहने दी, और लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। ये एक चित्र है जिसमें है सामूहिकीकरण के दौर का एक पोस्टर। इसमें लिखा है, हम खेती में कमी लाने वाले कुलक पर वार करेंगे। फिर आगे है कि सामूहिकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि हुई, और बल्कि नाटकीय वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1930 से लेकर 33 की खराब फसलों के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और समूहीकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे थे। स्टालिन और उसके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। खेत भर में बहुत सारे लोगों पर इसी तरह के आरोप लगाए गए, और 1939 तक आते आते 20 लाख से ज्यादा लोगों तो या तो जेलों या श्रम शिविरों में भेज दिया गया था। ज्यादातर लोगों ने ऐसे कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे लोगों को मान्यताएं दे देकर उनके इस आशय के बयान लिखवाए गए लिए गए कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया है, और इसी आधार पर उन्हें मार दिया गया। उनमें कई प्रतिभावान पेशेवर लोग थे। इसके बाद दिए गए हैं दो स्रोत की जानकारी, जिसमें पहला स्रोत है ये है जिसमें सामूहिकीकरण के विरोध और सरकार की प्रतिक्रिया। सरकारी विवरण। इस साल सरकार के दूसरे पखवाड़े में यूक्रेन के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों के बड़े पैमाने पर विद्रोह किए हैं। यह स्थिति सामूहिकीकरण के क्रियान्वयन के दौरान पार्टी के निचले कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी लाइन को ठीक से लागू न किए जाने और गर्मियों में होने वाली कटाई की तैयारी का परिणाम है। बहुत थोड़े से समय के उपरोक्त क्षेत्रों में चल रही गतिविधियां आसपास के इलाकों में फैल गई, और सबसे आक्रामक विद्रोही सीमावर्ती इलाकों में हुए हैं। विद्रोही किसानों का ज्यादा जोर इस बात पर है कि सामूहिकीकरण के कारण उनसे छीन लिया गया अनाज, मवेशियों और औजार उन्हें लौटा दिया जाए। 1 फरवरी से 15 मार्च के बीच 25,000 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और 656 के मृत्युदंड दिया गया है। 3,673 को श्रम शिविरों में बंद कर दिया गया है, और 5,580 को देश निकाला दे दिया गया है। यूक्रेन राज्य पुलिस प्रशासन के प्रमुख के एम कार्नस द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति को भी भेजी गई रिपोर्ट 19 मार्च 1930। और इसके बाद अगला सोर्स देखें, ये अगला सोर्स कहाँ गया, ये रहा। तो अगला स्रोत है कि यह एक ऐसे किसान द्वारा लिखा गया पत्र है जो सामूहिक खेती में काम नहीं करना चाहता। उसने कर्मस्यानस्का गुटेका कृषक समाज पास, जो कि एक कृषक समाचार पत्र है, को ये खत लिखा था। मैं स्वाभाविक रूप से खेती करने वाला किसान हूँ। मेरा जन्म 1879 में हुआ था, और मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। मेरी पत्नी की पैदाइश 1871 की है। मेरा बेटा 16 साल का है, और 2 बेटियां 19 साल की हैं। तीनों बच्चे स्कूल जाते हैं। मेरी बहन 71 साल की है। 1932 में मेरे ऊपर इतने भारी कर थोप दिए गए जिन उन्हें चुकाना असंभव है। 1935 में तो स्थानीय अफसरों ने कर और भी बढ़ा दिए। मैं इतना कर नहीं चुका पाया, और मेरी सारी संपत्ति कुर्क कर ली गई। मेरा घोड़ा, गाय, बछड़ा, भेड़, मेमने, सारे औजार, फर्नीचर और घर की मरम्मत के लिए रखी लकड़ी, सब कुछ कुर्क करके बेच डाला। 1936 में उन्होंने मेरी 2 इमारतें बेच दी। कोलखोर ने ही उन्हें खरीद लिया। 1937 में मेरी 2 झोपड़ियों में से एक बेच दी गई और दूसरी को जब्त कर लिया गया। तो ये स्रोत है जो प्राप्त हुआ है यहाँ से।
1930 में। फिर है अगला टॉपिक जिसका नाम है रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया था, जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टी बहुत सहमत नहीं थी, लेकिन महत्वाकांक्षों के राज्य का था की स्थापना की संभावना से दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स पार्टी ईस्ट 1920 और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कम्युनिस्ट बोल्शेविक समर्थन समाजवादी पार्टियों के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में हिस्सा लिया। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी, लेकिन 50 के दशक में देश के भीतर भी लोग यह समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया कि सोवियत संघ के सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था, इसके उद्योग और खेती विकसित हो गए चुके थे और गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहां के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी, जिसका और विकास परियोजना के दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफी कम रह गई थी। हालांकि वहां के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन अभी सभी देशों के समाजवादी के बारे में विभिन्न प्रकार के व्यापक पुनर्विचार किया गया। ये चित्र है साइड में, जो कि है इंडो सोवियत जनरल का लेनिन विशेषांक। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारतीय कम्युनिस्टों ने सोवियत संघ के लिए जनमत निर्णय किया। बॉक्स में अतिरिक्त जानकारी हम देखें तो रूसी क्रांति से प्रेरित होने वाले बहुत सारे भारतीय भी थे। उनमें से कई ने कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त की और 1920 के दशक में भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। इस पार्टी के सदस्य सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में रहते थे। इस महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक एवं सांस्कृतिक व्यक्तियों के सोवियत प्रयोगों के दिलचस्पी ली और वहां का दौरा किया। रूस जाने वाले भारतीयों में जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर भी थे, जिन्होंने सोवियत समाजवाद के बारे में लिखा। भारतीय लेखक में सोवियत रूस की अलग अलग छवियां दिखाई देती थी। हिंदी में आर.एस. अवस्थी ने 1920 से 21 में रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स और द रेड रेवोल्यूशन नामक किताबें लिखी। इसके अलावा एस.डी. विद्यालंकर ने द रिबर्थ ऑफ रशिया एंड तथा द सोवियत स्टेट ऑफ रशिया नामक पुस्तकें लिखी। इन विषयों पर बंगाली, मराठी और मलयालम, तमिल और तेलुगु में भी बहुत कुछ लिखा गया। एक और स्रोत देखें तो सोवियत रूस में एक भारतीय 1920 में। अपनी जिंदगी में पहली बार हम लोग यूरोपियों और एशियाओं के साथ मुक्त भाव से मिलते बतियाते देख रहे हैं। जब हमने रूसियों को देश के बाकी लोगों के साथ सहज भाव से घूमते मिलते देखा तो यकीन हो गया कि यह सच्ची समानता ही दुनिया में पहुंचे हैं। हमें स्वतंत्रता यही मायने में साकार होती दिखाई दे रही है। प्रतिक्रांतिकारियों और समाजवादियों की हरकतों से पैदा हुई गरीबी के बावजूद लोग बाग पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। क्रांति में ने उनमें आत्मविश्वास और निडरता भर दी है। 50 अलग अलग राष्ट्रवादियों
राष्ट्रीयताओं के लोगों के बीच मानवता का असली भाईचारा यही साकार होने वाला है। जाति या धर्म कोई सीमा उन्हें एक दूसरे के साथ घुलने मिलने से नहीं रोक सकी। हर जीवन को एक कुशल वक्ता बना दिया गया है। हर जीव को एक कुशल वक्ता बना दिया गया है। आप वहाँ मजदूरों, किसानों और सिपाहियों सभी को पेशेवर वक्ता की तरह बहस करते देख सकते हैं। ये है कहाँ का सोर्स? सोर्स है ये है इसका। अगला है सोर्स प्रतिक्रांतिकारी। अभी एक शब्द आया, उसका मतलब है क्रांति का विरोधी। और अगला स्रोत है रूस में रविंद्रनाथ टैगोर 1930 में मॉस्को बाकी यूरोपीय के राजधानियों के मुकाबले कम साफ सुथरा दिखाई देता है। सड़क पर भागम भाग के लगा कोई व्यक्ति बहुत स्मार्ट नहीं लगता। सारी जगह मजदूरों की है। यहाँ आम जनता रईसों के साये में किसी तरह दबती दिखाई नहीं देती। जो लोग सदियों से नेपथर में छिपे हुए थे आज सामने आ खड़े हुए हैं। मैं अपने देश के किसानों और मजदूरों के बारे में सोचने लगा। मेरे सामने जो कुछ था उसे देखकर लगता था कि अब अरेबियन नाइट्स के किसी जिन की करामात है। यहाँ महज एक दशक पहले ये भी हमारे लोगों की तरह अनपढ़, लाचार और भूखे थे। यह देखकर मेरे जैसे अभागे हिंदुस्तानी को ज्यादा अचंभा और भला किसको होगा कि इन लोगों ने इतने थोड़े सालों में अज्ञानता और बेसहारेपन पर पहाड़ को उतार फेंका है। और इसी के साथ ये आगे दिए हुए हैं क्रियाकलाप जो कि बीच बीच में अध्याय के बीच में भी दिए गए थे। तो इसको हम चाहे तो सॉल्व करें तो हमारे ज्ञान को बढ़ाने वाले ही साबित होंगे। तो इसी के साथ हम मान सकते हैं कि ये चैप्टर कहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम हमेशा की तरह मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।